पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है उसने पूरे युद्ध का समीकरण बदल दिया है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके शीर्ष नेतृत्व को बड़ा झटका लगा, यहाँ तक कि उसके सुप्रीम लीडर को भी उसने खो दिया। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। मिसाइलों और ड्रोन के साथ लगातार जवाबी हमले, और वो भी योजनाबद्ध तरीके से। यही वजह है कि अब कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि शायद अमेरिका और इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम करके आंका था। तो क्या ईरान इस युद्ध के लिए पहले से तैयार था? क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक गणना गलत साबित हो रही है? क्या अब इस युद्ध को रोकना मुश्किल हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका को अब ईरान की जमीन पर सेना उतारनी पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध लंबा और विनाशकारी रूप ले सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभुदयाल साहब, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटर्नी आनंद आहूजा, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रभुदयाल साहब, आप मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ऑडियो पैच हो गया है तो पहला सवाल मैं आपसे ही लूँगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल और अमेरिका के दावे भी कुछ इस तरीके के थे। अगर हम ट्रंप के पुराने बयानों को निकाल के देख लें कि मानो बस शुरू करने की देर है और वो तो ख़त्म कर देंगे इसको। शायद उनको कामयाबी भी मिली। उन्हें लगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने पहले ही स्ट्राइक में उनके सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया, शायद उसके बाद युद्ध ख़त्म हो जाएगा, ईरान बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं और हमले ईरान की तरफ से ज़्यादा बढ़ गए हैं। करंट सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या ईरान की ताकत को आंकने में अमेरिका और इजराइल से गलती हो गई, थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान की ताकत को सही समझा था। लेकिन देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो कंबाइंड मिलिट्री ताकत है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। अभी तक जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो एरियल स्ट्राइक्स हुए हैं, कोई ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं हुए कि जो रिजीम टॉपल हो जाए। देखिए, गहरी चोट लग रही है ईरान, कोई इसमें संदेह नहीं है। ईरान की जो अर्बन सेंटर्स हैं, जिनको वो सिटीज कहता है, वो 1250 से थोड़ा ज्यादा है। तो लगभग 170-175 पे गहरे वार हुए हैं। ईरान को बहुत चोट लगी है। लेकिन देखिए, ये भी हमको मालूम था कि अगर ईरान को चोट लगेगी तो वो ये कहेगा कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो गल्फ कंट्रीज में उसने अटैक शुरू किए, और ऐसे अटैक्स उन कंट्रीज पे कि न सिर्फ वो अमेरिकन बेसिस पे, क्योंकि ये सब ज्यादातर अमेरिकन एलाइज हैं, लेकिन क्योंकि कभी भी कोई अटैक होता है तो उसका फॉल आउट भी होता है, कोलैटरल डैमेज भी होता है। तो कुछ कोलैटरल डैमेज हुआ और कुछ शायद ईरान ने जान के कुछ सिविलियन टारगेट्स चुने। तो ईरान की कोशिश है कि वो प्रेशर डाले इन कंट्रीज के थ्रू कि भाई ये जल्दी से जल्दी कुछ युद्ध खत्म किया जाए, समझौता हो, क्योंकि ये सब देश जो है उनको नुकसान हो रहा है। अब देखिए, इनमें से कुछ ने, जैसे सऊदी ने कहा है कि हम लड़ेंगे ईरान के साथ, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये लड़ने की क्षमता तो रहती नहीं। इसीलिए इन्होंने एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई हुई है। पहले वो सदाम हुसैन से डरते थे, सदाम के जाने के बाद ईरान का डर कायम है। पहले भी ईरान से डरते थे, लेकिन अब एक ही डर रह गया ईरान से, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री पावर है उनसे कहीं ज्यादा है। तो ये ईरान को बहुत चोट लगी है, लेकिन ईरान ने ये टैक्टिक अपनाई कि हम जो है दूसरों पे हमला करके उनसे प्रेशर डलवाएं कि वो लड़ाई खत्म हो। लेकिन ऐसा होता नहीं लग रहा है। और ईरान पे जो अब जिस तरह के नए वार हो रहे हैं, उनका एक वॉरशिप गिरा दिया गया, डुबा दिया गया आज श्रीलंकन कोस्ट के पास। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो वहाँ की रजीम है ईरान में, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी साथ में काम करते हैं, वो अब बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो वैसी नहीं रही जैसी 4 दिन पहले थी। वो कैपेसिटी अफेक्ट हुई है। और अब दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की जो शक्ति है वो कहीं ज्यादा है।
तो मेरे विचार में इस वक़्त जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, लेकिन ना सिर्फ ईरान के लिए, ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि ऑयल सप्लाईज़, ट्रेड ये सब अफ़ेक्ट होंगे, सप्लाईज़ चेन अफ़ेक्ट होंगे। तो मेरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अगर किसी तरह का समझौता हो जाए और ये लड़ाई बंद हो, तो बहुत अच्छा। समझौते की भी बातें आती हैं, वो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन इस बार इस पे बात कर ले कि क्या इस समय वॉरफेयर के तौर पे चल रहा है। कमर आगा साहब, तो देखिए, जब शुरुआत हुई थी लगभग वही सवाल, लेकिन थोड़ा आगे ले जाके इसको पूछता हूं। तो ट्रंप साहब, अच्छा कमर आगा साहब अभी ज्वाइन नहीं किए, तो चलिए मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास ही चला जाता हूँ। स्वर्ण सिंह साहब, ऐसा सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ईरान ने इस तरह के टकराव के लिए पहले से अपनी रणनीति बनाई हुई थी। उसके मतलब मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि जो खामनेई साहब थे उन्होंने सबको ऑर्डर दिया था कि 4 सक्सेशन ऑर्डर तैयार करके रखो, एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, चौथा, इस तरीके से आते रहेंगे, चाहे वो उनके खुद के लिए हो, चाहे अलग अलग मिलिट्री कार्डर के लिए हो, या फिर अलग अलग लोगों के लिए हो। तो जिस तरह की प्रिपरेशन के साथ ईरान था, इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक भी तैयारी की थी, जो मैंने पढ़ा और सुना, कि अगर देश के अंदर विद्रोह होता, जिसकी उम्मीद कर रहे थे शायद डोनाल्ड ट्रंप भी, लगातार उन्होंने पहले ऐसे ही बयान दिए कि बस ये हमला है, इसके बाद आप सत्ता संभाल लीजिएगा, आपके लिए वक्त आ गया है। लेकिन खामनेई की मौत के बाद तो उल्टा नजारा दिखा। लोग सड़क पर तो उतरे, लेकिन ज्यादा उनके समर्थन में उतरे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाने वाले या कि अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया, इस तरह के तो अभी तक कुछ देखा नहीं गया। और कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसके अलग अलग कमांड डिवीजन, वो भी उन्होंने तैयार करके रखे थे। अब कितनी खबरें अंदर से आ पा रही हैं, नहीं आ पा रही, नहीं पता। लेकिन क्या सबकी सोच के मुकाबले ईरान ने इस सारी सिचुएशन के लिए अपने आप को बहुत वेल प्रिपेयर रखा था, जिसकी उम्मीद शायद नहीं की गई? देखिए, सबसे पहले तो विपिन, मिस्टर प्रभुदयाल ने जैसे कहा कि अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य बल है वो बहुत बड़ा है, ताकतवर है ईरान के सामने। पर यह भी सच है कि ईरान को लगातार धमकियां मिल रही थी, इशारे और संकेत मिल रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है। इसलिए जाहिर है कि उन्होंने तैयारी बिल्कुल जरूर की होगी। पर क्योंकि इस तरह से पहले ही स्ट्राइक में उनके जो शीर्ष नेता हैं, उनके साथ साथ करीब 40 या 45 दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर के जो नेतृत्व है वो भी मारा गया, तो जाहिर है कि शायद वो पूरी तरह से तैयार थे भी नहीं। पर लगातार जिस तरह से हमले अब ईरान कर रहा है, आप देखें कि वो पूरे क्षेत्र में उसने युद्ध बढ़ा दिया है। शायद टर्की को भी निशाना साधा है और हिजबुल्लाह इसमें आ गया अभी। तो मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ी चिंता है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ठीक से कैलकुलेट या विश्लेषण नहीं किया कि क्या हो सकता है। और इसीलिए देखिए, रिजीम चेंज जो हुआ उसको माने या नहीं माने ये साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी वही थियोक्रेटिक स्टेट, आईआरजीसी और वही राष्ट्रपति, वो सब वही हैं। और दूसरा, जो उनको लगता था कि क्विक जल्दी से एकदम जीत हो जाएगी उनकी, वो भी नहीं हुआ है। तो लगातार वो कहते रहे, पिछले जून में उन्होंने कहा, इस बार फिर पहले स्ट्राइक के बाद कहा कि उन्होंने एकदम नॉकआउट स्ट्राइक दे दिया है ईरान के ऊपर और कमजोर हो गया ईरान। पर उसके बाद भी लगातार अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के नागरिक, अमेरिकी सोल्जर मर रहे हैं, कम संख्या में है पर वो मर रहे हैं। इसके चलते उनको ये भी शायद जानकारी नहीं थी कि डोमेस्टिक पुशबैक होगा, डेमोक्रेट्स का ही नहीं, रिपब्लिकन्स का भी। और अमेरिका में ये जो भय का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने वो भी शायद ठीक से समझा नहीं। और सबसे बड़ी जो उनको एकदम अचानक हम देख रहे हैं कि पत्ते अलग तरह से खुल रहे हैं, वो उनके अपने एलाइज, और सबसे खास उनके जो एलाई हैं यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ उनका लगभग टकराव होना शुरू हो गया है। और उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ उनकी कैंपेन में शामिल नहीं होंगे ईरान पर हमला करने के लिए, और अपने सैन्य ठिकानों को भी इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी झिझक दिखाई उन्होंने शुरू में। और उसके साथ साथ स्पेन है या टर्की है, वो भी एकदम अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो जो उनको लगता था कि उनके साथी देश हैं, वो भी उनका रुझान शायद उन्होंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। और आखिरी बात, उनके जो युद्ध के उद्देश्य हैं वो अभी तक साफ नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। यदि रिजीम चेंज चाहते हैं तो क्या उनकी परिभाषा में रिजीम चेंज हो गया है या नहीं हुआ है,
वो चाह रहे थे कि लोग विद्रोह में खड़े हो जाएं, वो हुआ नहीं। उल्टा जैसे आपने कहा कि अली खमैनी के मरने के बाद लोगों में और भी राष्ट्रवाद और एक तरह से देश के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, समर्थन है, वो और भी बढ़कर सामने नजर आ रहा है। तो लगातार एक तरह से युद्ध फैलता जा रहा है और जैसे एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा कि अब तो ये इंडियन ओशन तक पहुंच गया। वहां एक जो उनका फ्रिगेट ईरान की जो भारत के एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सम्मेलन में शामिल होने आए थे, उस पर करीब 180 के आसपास कह रहे हैं कि क्रू था, जो टॉर्पीडो से स्ट्राइक करके डुबो दिया है अमेरिका ने। और उनमें से शायद 32 लोगों को अभी तक कुल रेस्क्यू किया गया है। करीब 80 के आसपास लाशें बरामद हो चुकी हैं, ऐसी खबरें श्रीलंका से मिल रही हैं। तो ये जो लगातार नए पहलू खुल रहे हैं युद्ध के, शायद अमेरिका उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। हाँ, ईरान भी तैयार नहीं था, पर ईरान जिस तरह से पूरे क्षेत्र में इस युद्ध को फैला पा रहा है, मुझे लगता है कि वो उसका एक तरह से, ईरान को युद्ध जीतना नहीं है, उसको केवल हारना नहीं है, ये उसका उद्देश्य मुझे लगता है। और लगातार पूरे विश्व में एक तरह से इसको संकट की तरह से पेश करने की उनकी जो क्षमता है, वो जाहिर है कि वो सारे देशों को चिंता में डाल रही हैं। और उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप पर अंदरूनी उनके नेटो अलायंसेस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनके ऊपर लगातार प्रेशर बने। जी